हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। बड़े दिनों के बाद आज हम आए हैं आईसीएसई क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे मशीन्स एक चैप्टर है जिसमें कि आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि यार ये मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, वेलोसिटी क्या है, एफर्ट और लोड में क्या फ़र्क होता है। तो हम आए हैं नया टॉपिक लेकर जिसमें हम पढ़ेंगे मशीन्स, जिसमें हम आज बात करेंगे मशीन्स चैप्टर की। ये मशीन्स के रिगार्डिंग जो जो कंसेप्ट्स हैं आपके, वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। इससे पहले भी मेरी एक वर्क एनर्जी पावर की वीडियो आ चुकी है, जिसने वो नहीं देखी तो वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें, वो आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है मशीन्स। तो मशीन्स क्या होता है बेटा? मशीन सबने पढ़ी होगी यार। मशीन वो चीज़ होती है जो आपके काम को आसान कर दे, ईजी कर दे, जो आपके काम को, उसको हम मशीन कह देते हैं। दुनिया में बड़ी सारी मशीन्स हैं, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक सारी मशीन्स है। जैसे पंखा आपको हवा देता है, ये मशीन है, ठीक है। आपका कार एक मशीन है, आपकी वॉशिंग मशीन वो एक मशीन है, ट्रक एक मशीन है, एरोप्लेन एक मशीन है, यहाँ तक कि आप बोलो कि आपके छोटी से छोटी चीज़ आपकी वो सीज़र एक मशीन है। जो भी आपके काम को आसान करे उसको मशीन बोलते हैं। बट ये तो बात हुई सिंपल यार, पेपर में थोड़ी ऐसा लिखोगे, ये तो समझने की बात है। क्या करोगे तो उसकी डेफिनेशन है, लिखो मशीन इज़ अ डिवाइस विच can overcome a resistive force or helps us to obtain gain in speed। यार मशीन या तो हमें किसी रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करने में हेल्प करती है, या हमें गेन इन स्पीड में हेल्प करती है, ठीक है। बुक में यही डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है कि मान लो, देखो यार, रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है कि समझो एक कार है, ठीक है। एक कार खड़ी है, कहाँ? सड़क के ऊपर, ठीक। सड़क के ऊपर एक कार खड़ी है, चल रही है क्या? नहीं, मान लो रेस्ट में है, स्टार्ट नहीं है। इसके टायर भी हैं, ये चलेगी क्या अपने आप? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि यार इसके टायर्स और अर्थ के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है। कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन है, या फ्रिक्शनल फोर्स है, जो इसको मूव नहीं करने दे रही, ठीक है। हम इसे मूव कराने के क्या, इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा यार, इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो फोर्स जो इसके ऊपर लगाकर इसने फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर दिया, तभी तो चली। इसने रेजिस्ट किया किसको? इस वाले फोर्स को, तभी तो चली। वो फोर्स किसने दिया यार? इसके अंदर जो इंजन पड़ा था, तभी तो कार एक मशीन बनी। समझ रहे हो मेरी बात? तो या तो रेजिस्टिव फोर्स जो उसको रोक रहा है उसको ओवरकम कर दे, उससे ज़्यादा फोर्स लगाए और काम हो जाए, या गेन इन स्पीड ऑब्टेन कर ले। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं मशीन। सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मशीन। पक्का? ठीक है जी। तो अगला बात करेंगे कि क्या क्या टर्म्स यूज़ होती हैं मशीन्स के कंसेप्ट में। टर्मिनोलॉजी बोल सकते हो, मशीन्स की क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, उसमें कौन कौन से वर्ड्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, किस बात करेंगे इस चैप्टर में। तो बात स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लोड की। देखो क्या क्या पढ़ोगे आप पढ़ोगे लोड क्या होता है, आप पढ़ोगे एफर्ट क्या होता है, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ मशीन क्या है। ये सारी चीज़ों डिटेल में हम बात करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे, सब क्लियर करेंगे। तो पहले बात करते हैं लोड की। लोड क्या होता है यार? लोड क्या होता है? लोड होता है कि जो हमने उसको फोर्स दिया, यानी कि लोड क्या होता है कि जैसे हमने मशीन के ऊपर कुछ काम किया, फिर मशीन किसी चीज़ के ऊपर काम करेगी, वो लोड है। जैसे यार सिंपल भाषा में बिल्कुल सिंपल में समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन लिखेंगे कि यार मान लो यहाँ पर 10 kg का पत्थर पड़ा है, सीसॉ है ये, ठीक है। ये नीचे लगा हुआ है, चलो मान लो ऐसे है, ये ऐसे है, इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं ना इसको,
ठीक है, ये 10 kg का पत्थर पड़ा है, मेरे को इसको उठाना है यार। मैं क्या करूँगा, इस वाले हिस्से को दबाऊंगा, ऐसे फोर्स लगाऊंगा, इसको ऐसे दबाऊंगा तो उधर से ऊपर उठ जाएगा, इसको ऐसे दबाऊंगा तो ऊपर उठ जाएगा। तो किसको ऊपर उठा रहा हूँ, इसको, जिसके ऊपर वर्क करना है, जो मेरे को उठाना है या जो जिसके ऊपर मेरे को वर्क करना है वो मेरा लोड होता है, ये मेरा लोड है। और इस लोड को उठाने के लिए मैं कुछ वर्क डन करूँगा यार, मैं कुछ वर्क डन करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया, इसको बोलते हैं एफर्ट, इसको बोलते हैं एफर्ट। मैंने जो फोर्स लगाया मशीन के ऊपर यार, मैंने जो फोर्स लगाया मशीन के ऊपर, किसको, इसको अपोज करने के लिए, इसको रेजिस्ट करने के लिए, वो तो है एफर्ट, समझे। फिर मशीन ने इसको उठाने के लिए जो फोर्स लगाया, मशीन ने जो इसको उठाने के लिए फोर्स लगाया वो है लोड। डेफिनेशन लिखो, समझ में आएगा। लोड क्या होता है, रेजिस्टिव फोर्स टू बी ओवरकम बाय अ मशीन। अब समझोगे यार, रेजिस्टिव फोर्स, कौन रेजिस्ट कर रहा है इस मशीन को, ये वाला फोर्स, इसको ओवरकम करना है, यानी कि इससे ज़्यादा का फोर्स चाहिए, इसको उठाना है मेरे को, इसको ओवरकम करना है। कौन करेगा, मशीन करेगी। तो मशीन जो रेजिस्टिव फोर्स लगाएगी ओवरकम करने के लिए, ठीक है, जिसको मतलब जिस फोर्स को मशीन ने ओवरकम करना है, कौन सी फोर्स को, इस वाली फोर्स को, जो यार ये 10 kg का वेट लगा रहा होगा मशीन के ऊपर, इस फोर्स को ओवरकम करना है। तो जिस फोर्स को ओवरकम करना है वो होगा आपका लोड, ठीक है, समझ में आया। अगला एफर्ट क्या होता है, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ मशीन टू ओवरकम द लोड, टू ओवरकम द लोड। यार लोड को ओवरकम करने के लिए मैं कितना जोर लगा रहा हूं, मैंने कितना फोर्स लगाया कि ये लोड उठ जाए। यार मैं ऐसे थोड़ा सा फोर्स लगा, नहीं उठेगा, ज़्यादा लगाया, फिर थोड़ा और लगाऊंगा तो उठेगा। तो वो एफर्ट है मेरी, मैंने कितनी एफर्ट की इसको उठाने के लिए। सिंपल सी भाषा में, जो मशीन ने, हमने फोर्स मशीन के ऊपर लगाया ताकि मशीन इसको ओवरकम कर दे। लोड क्या था, जो रेजिस्टिव फोर्स ये वाला लगा रहा था, जो रेजिस्टिव फोर्स जिसको मशीन ने ओवरकम करना है, जिस फोर्स को मशीन ने ओवरकम करना है वो लोड है। और लोड को ओवरकम करने के लिए जो मैं मशीन पे फोर्स लगा रहा हूं वो एफर्ट है, ठीक है। मशीन ने 10 kg का वेट उठाना है, ठीक है, जैक है, जैक ने 10 kg का वेट उठाना है। सिंपल सी बात समझो यार, एक जैक है, ठीक है, जैक ने कार उठानी है, ठीक है, जैक ने कार उठानी है। मैं जैक के नीचे कार लगाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लीवर होता है, मैं लीवर के ऊपर फोर्स लगाऊंगा, यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा, ऐसे दबाऊंगा लीवर को, तो जैक कार ऊपर उठाता रहेगा। देखो यार, मैंने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, तो जैक कार के ऊपर लगाएगा 100 न्यूटन का फोर्स, मान रहे हो। यानी कि मैं तो थोड़ा सा फोर्स लगा रहा हूँ, जैक ने तो भारी चीज़ उठानी है, उतना फोर्स थोड़ी लगा रहा हूँ मैं। तो जो मैंने इसके ऊपर जोर लगाया, ये है मेरी एफर्ट। जो फिर इसने मशीन के ऊपर जोर लगाया वो है इसका लोड, यानी इसका लोड क्या है, ये 10 एफर्ट ने 100 न्यूटन लोड उठा दिया। समझ आया, पक्का, अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। लोड को रिप्रेजेंट करते हैं L से, एफर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं E से। दोनों एक फोर्स है, दोनों ही फोर्स है, दोनों की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। क्या होगी, न्यूटन। लोड की यूनिट भी न्यूटन और एफर्ट की यूनिट भी। ये क्या है, फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स, फोर्स अप्लाइड, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स। समझ में आया, ठीक है। अगली बात आती है जी मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है, समझो। देखो अभी करते हैं, एक मिनट। अगला टॉपिक है जी मैकेनिकल एडवांटेज। एडवांटेज, इसको ऐसा भी लिख रखा होता है, MA भी लिख देते हैं, MA यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज।
मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है? द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। यार मतलब क्या? लोड को एफर्ट से डिवाइड कर दोगे तो मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मैकेनिकल एडवांटेज। जैसे मैंने यार किसी चीज़, जैसे कार, दोबारा जैक की एडमिशन क्या कहता हूँ, दोबारा जैक की एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने जैक के ऊपर 10 न्यूटन की एफर्ट लगाई और इन रिटर्न जैक ने 100 न्यूटन की फोर्स लगाकर कार को अप कर दिया, तो ये लोड हुआ। यार कार में 100 न्यूटन का फोर्स नीचे को लग रहा होगा, तभी तो उसने 100 न्यूटन का ऊपर को लगाया, तभी तो उठी। ठीक है, तो लोड अपॉन एफर्ट, तो मैकेनिकल एडवांटेज हुई 10। समझ रहे हो? ज़्यादा होगी ना, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में तो आया ना? मैंने कितना एफर्ट लगाया ताकि कितना लोड उठा, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। कितना जोर लगाऊं कि ज़्यादा न्यूटन का फोर्स उठा लूँ। ऐसे तो होता है यार, मशीन्स क्यों बनाई हमने यार? अगर मैं बराबर लोड उठाता रहूँ, समझो अगर मेरे को 10 न्यूटन का फोर्स लगाकर 10 न्यूटन का ही लोड उठाना है, तो मशीन का क्या फ़ायदा हुआ यार? तो वैसे ही उठा लूँगा, तो हम अपने हाथों से काम कर लेंगे। जितना भारी पत्थर है उसको उठाने के लिए उतने लोग लगेंगे। सही नहीं है? फिर मशीन क्यों बनाई, क्यों क्रेन बनाई हमने? ताकि कम एफर्ट लगे यार। जितना भारी पत्थर है उसको, मान लो 100 न्यूटन पत्थर का वेट, 100 न्यूटन का फोर्स मार रहा है धरती के ऊपर, तो मैं 100 न्यूटन धरती से नीचे से मारूं तो वो उठ जाएगा, सिंपल सी बात है। बट मैं कम मार के उठाना चाहता हूं उसको यार, मैं अपनी एनर्जी बचाना चाहता हूं, इसलिए हमने मशीन की इन्वेंशन करी। समझ रहे हो? इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज का फायदा है। ज़्यादा लोड कम एफर्ट में उठाऊंगा, हमें ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए यार। जितनी ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज होगी उतना ज़्यादा फायदा होगा मशीन का। क्लियर है? समझ आया? ओके, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखो यार। अच्छा, अगर मैकेनिकल एडवांटेज देखो 3 हो सकती है, या तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो सकती है, या मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो सकती है, या मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 हो सकती है। अच्छा, कब हो सकती है? देखो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या था? लोड अपॉन एफर्ट। समझ रहे हो? अगर एफर्ट कम हो लोड ज़्यादा हो, एफर्ट कम हो लोड ज़्यादा हो, तो आंसर कितना आएगा? 1 से ज़्यादा आएगा। सही है? समझो यार, अगर एफर्ट है, लोड है 15 न्यूटन, एफर्ट है 10 न्यूटन, तो आंसर कितना आया? 1.5। यानी कि इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि एफर्ट क्या हो? कम हो लोड से, तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आएगी। या लोड ज़्यादा हो एफर्ट से, या एफर्ट ज़्यादा हो लोड से। कभी कभी क्या होगा, एफर्ट ज़्यादा होगी लोड कम उठेगा, ऐसा भी हो सकता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 आएगी। नहीं समझ में आया? अगर यार लोड 20 न्यूटन का हो और मैं एफर्ट लगा रहा हूँ 30 न्यूटन की, 20 न्यूटन का फोर्स लोड उठाने के लिए मैंने 30 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो कितना आया? 0.666 न्यूटन। यार कम हुआ ना? कितना कम हुआ? 1 से कम हुआ। कब हुआ? जब एफर्ट ज़्यादा हुई। और मैकेनिकल एडवांटेज जब यार लोड और ये दोनों इक्वल होंगे तब मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगी। अच्छा, इन तीनों केसेस को अलग अलग केसेस के हिसाब समझो, बुक में दे रखा है, वो बताना चाहता हूँ क्या मतलब है इसका। क्या होगा जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगी, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगी, या लोड एफर्ट से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? मशीन होगी ना जो, वो एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। मशीन एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगी बिल्कुल। यार 10 न्यूटन का फोर्स उठाने के लिए मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो 5 न्यूटन फोर्स लगाकर मैंने डबल फोर्स उठा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया फोर्स को। सही है? ये 10 न्यूटन फोर्स लगाकर मैंने 12 न्यूटन उठा दिया। वर्क ज़्यादा आया, किया कम लगाया, उठा ज़्यादा दिया, तो फोर्स मल्टीप्लाई हुआ। कम फोर्स में ज़्यादा उठा दिया, तो मशीन एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है। क्लियर है? अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो, तो मशीन ऑब्टेन्स गेन इन स्पीड। मशीन की स्पीड में गेन हो जाता है।
मशीन की स्पीड में गेन होगा। ठीक है, जब दोनों बराबर होंगे यार, दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट हो जाएगी, एफर्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, एफर्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, एफर्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर है, समझोगे इसको, पक्का नोट कर लो। ठीक है, चलते हैं आगे, लोड। ठीक है जी, चलें आगे। ओके 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 ओके, अगला पार्ट है, अगला टॉपिक है या अगला, हाँ, वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो जिसको हम बोलते हैं VR भी बोलते हो, VR से लिख रखा होगा तो वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होती है, वेलोसिटी रेशियो होती है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। ये क्या मतलब हुआ सर, इसका फॉर्मूला वैसे ये ऐसे लिखते हैं, VE/VL ऑन VL, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है यार, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती नहीं, होती डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। जिसको इस चीज में दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन में वर्क एनर्जी पावर के टॉपिक्स के लिंक दे रखे हैं, उसको जाकर देखो। वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस में डाउट क्लियर हो जाएगा, वो टॉपिक को समझो, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है उसको देखिए। ओके, जिसको पता है वेल एंड गुड, वो समझ सकता है, समझ रहे हो। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन टाइम, टाइम से टाइम कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, D/DL। यानी कि वेलोसिटी रेशियो को वेलोसिटी ऑफ एफर्ट और वेलोसिटी ऑफ लोड लिखने के अलावा मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड की रेशियो भी लिख सकता हूँ, ये भी वेलोसिटी रेशियो है। समझ आया कैसे बना, जो आपको गिवन होगा, वेलोसिटी गिवन होगी तो ये लगा देना, डिस्प्लेसमेंट गिवन होगी तो ऐसे वेलोसिटी रेशियो निकालना। क्लियर है, ये भी फॉर्मूला, दोनों सही फॉर्मूले, कोई भी लगा दो जो तुम्हें गिवन होगा न्यूमेरिकल में। क्लियर है, पक्का, ठीक है। इसमें भी देखो सेम केस होगा, इसको रब कर दूं, देखो समझो, इसमें भी समझो कि यार वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो सकती है, वेलोसिटी रेशियो के भी 3 केसेस हो सकते हैं, या तो वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 हो सकती है, या वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 हो सकती है, या वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 1 हो सकती, नहीं हो सकती, हो सकती है। क्या थी वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो थी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड का क्या मतलब है कि मान लो ये एक सीसो है, ठीक है, सेंटर में नहीं है ये, समझना, सेंटर में नहीं है। अगर मैंने इसको दबाया, मैंने इधर से एफर्ट लगाया तो ये ऊपर उठेगा, ठीक है। मैंने इसको इतना दबाया, देखो इतना दबाया तो ये कितना उठेगा, देखो मैंने इसको इतना दबाया इस एंगल पे, तो यार ये ज़्यादा एंगल पे नहीं उठेगा। देखो ये हुई लोड की डिस्प्लेसमेंट, ये हुई एफर्ट की डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो। थोड़ा सा सेंटर पे नहीं है फलक्रम, याद रखना, सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करी एफर्ट की, एफर्ट जहाँ पर लगाया पॉइंट वो इतना डिस्प्लेस हुआ, इसके कारण लोड ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ। यार देखो यहाँ था ये ऐसे, मैंने इसको थोड़ा सा हिलाया बट ये ज़्यादा, ये तो हिला यहाँ से इतना और ये ऊपर गया इतना, समझ आ रही बात। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कम है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कम है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ज़्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ, जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कम हुई और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ज़्यादा हुई तो वेलोसिटी रेशियो 1 आएगी या 1 से कम आएगी। अरे यार, जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ज़्यादा, ये कम ये ज़्यादा, तो ये लेस देन 1 नहीं आएगी वेलोसिटी रेशियो, ये वाला केस नहीं होगा, ये वाला केस नहीं होगा। यानी कि एफर्ट की डिस्प्लेसमेंट कम, लोड की डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा। तो इस केस में जो मशीन होगी वो ऑब्टेन करेगी गेन इन स्पीड, वही उस वाली बात।
जब यार ये होगा वेलोसिटी रेशियो मोर देन 1 होगी, यानी कि एफर्ट ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगा, लोड कम करेगा। कैसे करेगा? ऐसे करेगा, देखो ऐसे करेगा कि अगर ये सेंटर में ना होता, मैं इसको थोड़ा सा उठाता, इसको ज़्यादा, इसको थोड़ा सा लगाऊं और ये थोड़ा सा जाएगी, देखो ये ज़्यादा और ये कम। लोड की डिस्प्लेसमेंट कम, एफर्ट की कम, लोड की ज़्यादा। उल्टा बोल गया, लोड की कम, एफर्ट की ज़्यादा। लोड की डिस्प्लेसमेंट कम, एफर्ट की ज़्यादा, तो वेलोसिटी रेशियो आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये मशीन एक्ट करेगी इसमें सेम फोर्स मल्टीप्लायर, मशीन एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगी। और इसमें क्या होगा जब वेलोसिटी रेशियो 1 होगी? इसमें कुछ भी नहीं होगा, ना तो गेन इन स्पीड होगी, नो गेन इन स्पीड होगी, ना ही फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगी। तो होगा क्या? याद है ना मैकेनिकल एडवांटेज में क्या हो रहा था? सर ये क्या करेगी? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट हो जाएगा, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। समझ में आया? पक्का क्लियर है? ठीक है जी। अगला टॉपिक है, अच्छा एक बात और याद रखना, वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज की कोई भी यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दोनों के दोनों सेम रेशियो है। सेम रेशियो मतलब सेम रेशियो, दोनों के दोनों रेशियोस हैं और दोनों की यूनिट सेम है। दोनों फोर्स ही तो है यार, लोड अपॉन एफर्ट करोगे तो न्यूटन कट जाए, कोई भी यूनिट नहीं होती, सेम रेशियो है। ठीक है, ना तो मैकेनिकल एडवांटेज की कोई रेशियो होती है, ना ही वेलोसिटी रेशियो की कोई रेशियो होती है। पक्का। अगला टॉपिक है वर्क इनपुट। वर्क इनपुट क्या होता है यार? देखो मेरे को कोई काम करना मशीन के द्वारा, तो मैं मशीन के ऊपर काम करूंगा, फिर मशीन उसके ऊपर काम करेगी जो मेरे को काम चाहिए। नहीं समझ में आया? सर कंफ्यूज कर रहे हो। देखो मेरे को मशीन से, देखो मैं सिंपल मशीन है तुम्हारे सिलेबस में, तो सिंपल की ही एग्जांपल ले रहा हूँ। जैक की एग्जांपल लेते हैं, जैक जिससे गाड़ी को उठाया जाता है। ठीक है, मैंने जैक के ऊपर जोर लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, तो जैक उठा, जैक ने गाड़ी को उठा दिया। यार जैक गाड़ी थी 100 क्विंटल की, एग्जाम्पल 100 क्विंटल की गाड़ी थी, और मैंने 100 क्विंटल का फोर्स थोड़ी लगाया होगा यार, मैंने तो जैक के ऊपर वर्क किया। जैक क्या? मेरी मशीन। तो मैंने मशीन के ऊपर वर्क किया, इन रिटर्न मशीन ने ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया, लोड के ऊपर वर्क किया, जो लोड था। तो जो मैं वर्क मशीन के ऊपर करता हूं इसको बोलते हैं वर्क इनपुट। जो मशीन लोड के ऊपर वर्क करती है उसको बोलते हैं क्या? वर्क आउटपुट। समझ में आया? लिख लो, द वर्क डन बाय द एफर्ट, जो मैंने एफर्ट लगाई किसके ऊपर? ऑन द मशीन इज नोन एज क्या? वर्क इनपुट। अच्छा वर्क आउटपुट क्या होगी? वर्क आउटपुट होगी जो मशीन वर्क डन करेगी लोड के ऊपर। वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड, ये क्या होगा? वर्क आउटपुट। समझ में आया? इनपुट तो मैं दे रहा हूं और उसके बदले में मशीन हमें कुछ आउटपुट देगी। कैसे देगी? हमारे लोड के ऊपर वर्क डन करके, हमारे लोड को उठा देगी, हिला देगी, जो भी चाहिए हमें। ठीक है जी, ओके। अच्छा एक अगला बात है, क्या है? मशीन की क्या? एफिशिएंसी। क्या होती है? एफिशिएंसी। अच्छा एफिशिएंसी क्या होती है यार? एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं नीटा से। ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखो, मशीन्स ना दो तरह की होती हैं, आइडियल मशीन्स और नॉन आइडियल मशीन्स। क्लियर है? आइडियल मशीन्स वो होती हैं जिनकी एफिशिएंसी 100% हो, और जिनकी एफिशिएंसी लेस देन 100% हो, वो होती हैं नॉन आइडियल मशीन। ठीक है, अब एफिशिएंसी क्या होती है सुन लो। एफिशिएंसी होती है वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट।
इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकाली जाती है ना, ये परसेंटेज में निकाली जाती है कौन, एफिशिएंसी। तो इसका फॉर्मूला वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। देखो यार, मैंने मशीन के ऊपर काम किया कम, मशीन ने मेरे को दे दिया ज़्यादा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता यार। यार जो भी मैं मशीन को काम करके दूंगा, वर्क फोर्स की बात अलग है यार, मैं जितना मशीन के ऊपर काम करूंगा उसमें से कुछ लॉसेस होंगे, उसमें से कुछ ना कुछ तो लॉस होगा यार, समझ रहे हो? कुछ वर्क तो लॉस हो जाएगा, सारा वर्क थोड़ी मशीन के पास चला जाएगा यार। तो वर्क इनपुट जो होगा वो हमेशा हाई होगा, आउटपुट हमेशा कम मिलेगी। ये ज़्यादा, ये हमेशा कम, तो हमेशा 1 से कम आएगा। 1 से कम आएगा तो एफिशिएंसी हमेशा 100 से कम आएगी। देखो यार, याद रखना, किसी भी मशीन की, किसी भी चीज़ की दुनिया में एफिशिएंसी 100% नहीं होती, कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। जैसे मशीन्स में तो सबसे तगड़ा लॉस होता है फ्रिक्शन का। मशीन क्यों, कोई भी मशीन 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं देती? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन होती है यार। मशीन के अंदर मूविंग पार्ट्स होंगे तो कांटेक्ट में होंगे, आपस में हिल रहे होंगे। जब कांटेक्ट में आएंगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, तो बहुत सारे मूविंग पार्ट होंगे तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगी ना। तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगी तो यार कुछ तो लॉस होगा। जो वर्क डन मैंने मशीन के ऊपर किया वो यार ये फ्रिक्शन खा जाएगा, वो आउटपुट नहीं देने देगा उतनी यार। जितना मैंने किया उतना ही थोड़ी मिलेगा मुझे, जितना मैंने वर्क किया उतना ही मिल गया तो 100% होगी। ऐसा होता नहीं है। फिर आप बोल रहे हो सर आइडियल मशीन होती नहीं है। ये आइडियल मशीन्स कोई होती नहीं है, मन गढ़ंत कहानी है। हम मानते हैं कि कोई मशीन अगर 100% एफिशिएंसी दे तो वो आइडियल होगी। अगर तुम्हारे मैथ में, साइंस में 100 नंबर आ जाएं तो तुम आइडियल हो गए, आए थोड़ी हैं, समझ रहे हो? तो आइडियल मशीन्स वो होती हैं जिनका 100% एग्जाम्पल। असली में कोई मशीन आइडियल नहीं होती, सारी नॉन आइडियल होती हैं, ठीक, जिनकी एफिशिएंसी 100 से कम होती है। जितना मैंने वर्क किया उतना ही वो हमें रिटर्न में नहीं देंगे, आउटपुट वर्क उतना नहीं मिले, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। सबसे बड़ा कारण फ्रिक्शन और दुनिया भर के कारण है। क्लियर है? समझ में आया? पक्का? एफिशिएंसी की भी कोई यूनिट नहीं होती, याद रखना। परसेंटेज में निकालते हैं इसको। फिर बात करते हैं जी प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन। प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन, प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन। प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या है? लिखो, प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन। प्रिंसिपल तुम्हारे स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, दूसरा प्रिंसिपल, सर पता है हमें। प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन, प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन। देखो, प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन को समझने के लिए दो बातें समझो। एक समझो एफर्ट पॉइंट क्या होता है, एक समझो पहले लोड पॉइंट क्या होता है। लोड पॉइंट, देखो एफर्ट पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे एफर्ट लगाई जाए। इस पॉइंट पे मैंने एफर्ट लगाई और इस पॉइंट पे लोड ऊपर उठ गया, तो ये जो पॉइंट जहाँ पर एफर्ट लगी इसको बोलते हैं एफर्ट पॉइंट। जिस पॉइंट से लोड उठा उसको बोलते हैं लोड पॉइंट। क्लियर है? तो एफर्ट पॉइंट वो पॉइंट है जिस पे एफर्ट लगाई जाएगी, लोड पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे एफर्ट लोड उठ जाएगा, जिस पॉइंट पे लोड लगेगा पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? अब समझो, अब प्रिंसिपल क्या है मशीन का? वो कहता है कि इनपुट एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी। यार देखो, ये वर्क डन नहीं है। अब बोलोगे सर इनपुट आउटपुट में तो फर्क आ रहा था, वो वर्क डन था, ये एनर्जी है। एनर्जी तो हमेशा कंजर्व्ड रहती है, जितनी इनपुट एनर्जी दी उतनी आउटपुट एनर्जी होगी। एनर्जी चेंज नहीं होगी, एनर्जी तो कंजर्व्ड रहेगी। मैं बार बार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वर्क डन कम ज़्यादा होता है, एनर्जी है ये। कभी सोचो कि पहले बोल रहे थे इनपुट आउटपुट इक्वल नहीं है, तब वर्क डन था, इनपुट वर्क आउटपुट वर्क। अभी एनर्जी है, तो इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी हमेशा सेम रहती। इस प्रिंसिपल पे मशीन काम करेगी कि जितनी उसकी इनपुट की एनर्जी वही चेंज होकर आउटपुट की एनर्जी बनेगी। अच्छा, इनपुट की एनर्जी होती क्या है? इनपुट की एनर्जी क्या होती है? इनपुट की एनर्जी क्या होती है? सोचो, इनपुट की एनर्जी क्या होती है? अरे यार, इनपुट की एनर्जी होगी वर्क डन एट द एफर्ट पॉइंट। यही तो एनर्जी दी होगी इसने, एफर्ट पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन एट द लोड पॉइंट। लोड पॉइंट, अच्छा वर्क डन क्या होता है यार? दोबारा बोल रहा हूँ, वर्क एनर्जी पार में बहुत अच्छे से समझाया गया। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफर्ट पॉइंट पे कितना फोर्स लगा? एफर्ट पॉइंट पे फोर्स लगा, एफर्ट एक फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट किसकी हुई होगी एफर्ट पॉइंट पे? यार एफर्ट की डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, सही है।
इज इक्वल टू वर्क डन है, लोड पॉइंट में क्या है, फोर्स कौन सा लगा, लोड लगा। डिस्प्लेसमेंट किसकी हुई होगी लोड पॉइंट पे, यार लोड की डिस्प्लेसमेंट हुई होगी। तो ये एक प्रिंसिपल ऑफ मशीन है यार, ये कंजर्व्ड रहता है हमेशा, ये हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। इसको यूज कर कर आप कुछ भी निकाल सकते हो। समझ में आई बात, समझ में आई ना, ये है प्रिंसिपल ऑफ मशीन। पक्का समझ आया। अच्छा इसी को देखकर एक और चीज समझो कि यार ये जो तीन चीजें हमने पढ़ी, नीटा, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है। देखो देखो समझो, इनपुट वर्क कितना हुआ, इनपुट वर्क कितना हुआ, जितना मैंने लो एफर्ट लगाया और कितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई। आउटपुट वर्क कितना हुआ, आउटपुट वर्क कितना हुआ, ये रहा L इंटू डी एल, सॉरी ये डी ई, सही है। अब क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ऐसे तो होती है, आउटपुट की जगह पुट करना ये L इंटू डी एल अपॉन E इंटू डी ई। L बाई ई क्या होता था यार, मैकेनिकल एडवांटेज होता था कि नहीं होता था, L बाई ई। और डी ई बाई डी एल क्या होता था, वेलोसिटी रेशियो। तो मैं लिख सकता हूँ अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो क्या रिलेशन आया, एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर, या एन इंटू वी आर इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। ये रिलेशन है तीनों का, याद करें इसको। समझ में आया, इसको देख रहे हो। एक्चुअली में क्या होता है, जो एक्चुअल मशीन होती है, प्रैक्टिकली क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज हमेशा लेस देन वी आर, हमेशा लेस देन होगी वी आर के एक्चुअली प्रैक्टिकल में। क्यों यार, अगर ये ज़्यादा हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, तो एफिशिएंसी 100% नहीं हो जाएगी। ज़्यादा हो जाएगी तो 100 से ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कोई भी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, ज़्यादा का तो मतलब ही नहीं है। तो हमेशा एम ए वी आर से कम आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड, ठीक है। प्रैक्टिकली बोल दे यार कि मान लो एफिशिएंसी 100 थी, आइडियल मशीन है, तो अलग बात है ना। प्रैक्टिकली ये किसी मशीन में ऐसा नहीं होता। कैसा ऐसा नहीं होगा कि बराबर हो जाए, कम होती है मैकेनिकल एडवांटेज वी आर के। समझ में आई बातें, न्यूमेरिकल करें क्या, सिंपल से समझ में आ जाएगा कैसे न्यूमेरिकल आएंगे। पक्का फॉर्मूले लिख लिए सारे, ठीक है। समझो जरा, क्वेश्चन देता हूँ, उसको करने की कोशिश करें, ठीक है। लिखो फिर, ठीक है जी। क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। इफ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन इज 0.1, ठीक है, 0.1 जो कम होगी ना, 0.9 कर दो, एंड वेलोसिटी रेशियो इज 0.98, फाइंड एफिशिएंसी, फाइंड एफिशिएंसी। कैसे करोगे, करो, क्या करोगे, कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला, एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर। तो एफिशिएंसी कितनी हुई, एम ए अपॉन वी आर, कितनी हुई, ये हुई बहुत कम हुई यार, है ना, मैंने गलत ले लिया ना, चलो कोई ना, पॉइंटों में ले लेंगे। 0.98 इंटू यानी कि 0.9 इंटू 100, यानी कि 90% एफिशिएंसी हुई अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर है, अप्रॉक्सीमेटली 90%। क्लियर है, कैसे करोगे, कभी डर जाओ कि क्या है। अच्छा एक और क्वेश्चन देता हूँ, समझो। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। व्हेन एन एफर्ट ऑफ 10 Newton is applied on a machine, the load displaces by 1 meter. 10 Newton is applied on a machine and the load displaces by 1 meter. The load of 15 Newton is displaces by 1 meter. Find the
डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एंड मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। सही है, सारा कुछ निकाल लो। ओके, करोगे? करो इस क्वेश्चन को। हो गया? मैं करता हूँ। ठीक है जी, कर लिया? पॉज करके किया ना? ठीक है। देखो क्या गिवन है, एफर्ट गिवन है 10 न्यूटन, लोड गिवन है 100 कह रहा हूँ 50 न्यूटन, और क्या गिवन है, द लोड डिस्प्लेसेस, लोड की डिस्प्लेसमेंट गिवन है या DL गिवन है, कितना 1 मीटर। निकालना क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट निकालना है सबसे पहले तो क्या करोगे यार, बड़ा आसान है, E इंटू DE, क्या प्रिंसिपल ऑफ मशीन लगाओगे, इज इक्वल टू L इंटू DL। सही है। E कितना है 10 इंटू DE पता नहीं, X मान लो, और L कितना है इंटू 1, तो X कितना आएगा जी 1.5 मीटर। एफर्ट ने इतनी डिस्प्लेसमेंट करी तो लोड ने इतनी करी। समझ में आ रही है? हमें निकालनी मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट कितना आया 1.5 न्यूटन, न्यूटन नहीं एक्चुअली, इसकी तो यूनिट ही नहीं होती। वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन लोड आएगा। कितनी आई डिस्प्लेसमेंट एफर्ट की, 1.5/1, तो कितना आया, ये भी आया 1, ये भी आया 1। सही है, समझ में आया यार। वेलोसिटी रेशियो भी 1.5, ये भी 1.5, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी मशीन की, कितनी होगी सर, ये होगी 100%। और क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन देखो कैसे आ सकते हैं, समझो, जितने न्यूमेरिकल करोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है जी, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन इफ इट्स लोड आर्म इज 60 सेंटीमीटर एंड एफर्ट आर्म इज 30 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ सर, ये एफर्ट आर्म लोड आर्म क्या है, क्या करोगे, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, या इसको लोड आर्म और एफर्ट आर्म भी बोल सकते हो। समझ रहे हो, डरने की बात नहीं है। अगर नहीं गिवन तो उसके आर्म की वैल्यू गिवन होगी, तो वो रख दो 60/30, कितना आया 2। सही है, पक्का समझ में आया? ठीक है जी, टर्मिनोलॉजी समझे होंगे मशीन्स की, बेसिक से न्यूमेरिकल किए थे। अगली बार प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पढ़ेंगे, लीवर क्या होता है, उसके कंबाइन करके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं वो करेंगे। अभी लेक्चर लंबा हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि और लंबा हो, तब तक ये बेसिक्स फार्मूलाज पढ़िए। मिलते हैं अगले टॉपिक में जिसमें लिवर्स और इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक, सब मूवमेंट्स वाला प्रिंसिपल सीखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करिए या मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल करिए। और जिसने वर्क एनर्जी पार की अभी तक वीडियो नहीं देखी, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक करें और उस वीडियो को देखें। ठीक है, ICSE सिलेबस के 10th की पूरी वीडियो बनाई गई है, आपको अच्छी लगेगी। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।